नमस्ते साथियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, उसमें हमने स्टार्ट किया था एमीन। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एमीन का नामकरण के बाद हमने पढ़ा था एमीन बनाने की विधियाँ। उसके बाद स्टार्ट किया था उसके भौतिक गुण। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे एमीन के रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे? एमीन के रासायनिक गुण। तो क्लास शुरू करने से पहले आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ज़रूर इस ऑनलाइन क्लास का जो ये लिंक है वो शेयर कर दे, जिससे आपके साथी भी क्लास अटेंड कर सकें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टॉपिक का नाम शेयर करें। यहाँ लिखता हूँ एमीन के रासायनिक गुण। एमीन के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में जो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है एमीन के क्षारीय गुण। क्या लिखा है? एमीन के क्षारीय गुण। तो यहाँ से मैं आपको दो तीन बातें समझा दूं कि एमीन का जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो आप क्या लिखते हो? RNH2। एमीन का जब आप फॉर्मूला लिखोगे तब आप क्या लिखोगे? RNH2। नाइट्रोजन के भारी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते? 5। 5 में से 2 तो हाइड्रोजन के साथ बंध बन गया, एक R एल्किल के साथ बंध बना लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेष रह गए? 2। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब आप जानते हो, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? एक लोन पेयर। लोन पेयर को आप हिंदी में क्या बोलते हो? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और आपने लुईस अम्ल और लुईस क्षार अवधारणा मैंने पहले की भी क्लास में बताया था और आपने पढ़ा भी होगा कि जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है, या इसको हम लुईस क्षार कह सकते हैं। तो क्वेश्चन बन जाता है कि एमीन को लुईस क्षार क्यों कहते हैं? क्योंकि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिसके कारण वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। इस कारण से एमीन को हम क्या बोलते हैं? लुईस क्षार। फिर से याद करना है, एमीन की बात करते तो RNH2 लिख दिया नॉर्मल रिप्रेजेंट करने का तरीका, जिसमें नाइट्रोजन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इस कारण से एमीन में कौन से गुण आते हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एमीन में कौन से गुण आते हैं? क्षारीय गुण आते हैं। इस कारण से एमीन को हम क्या बोलते हैं? लुईस क्षार। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, वो आपको लैंग्वेज के रूप में मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है इसके अंदर कि एमीन में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको आप बोलते हो लोन पेयर। एमीन में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिसके कारण एमीन क्षारीय प्रकृति दर्शाती है। जिसके कारण एमीन क्या करती है? क्षारीय प्रकृति दर्शाती है। और उस एमीन को हम क्या बोल सकते हैं? दर्शाती है। और इसी कारण एमीन को लुईस क्षार कहा जाता है। एक रिएक्शन और समझा दूं मैं आपको, RNH2 नाइट्रोजन पे क्या एक लोन पेयर है, इसकी क्रिया हमने करवा दी H+ से हाइड्रोजन को, तो ये अपना लोन पेयर किसको दे देगा? नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको दे देगा? हाइड्रोजन को। तो आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी? RNH और इस पोरे के ऊपर किसका निशान आ जाएगा? प्लस का। किसका निशान?
प्लस का। तो ये कभी आ जाएगी एमीन के क्षारीय गुण, तो शॉर्ट में छोटी सी बात आप ये लिख सकते हो, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो अब आपका शुरू होगा कि एल्किल एमीन की क्षारीयता का क्रम बताना है, या एमीन की क्षारीयता का क्रम, जिसमें हम एल्किल एमीन, अमोनिया और एनिलीन इन तीनों कंपाउंड की बात करेंगे, जहाँ से ऑलमोस्टली अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। समझने वाला मैटर ज़्यादा है, लिखने वाला मैटर कम रहेगा। इसका आप पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ से हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने नोट कर लिया होगा कि एल्किल एमीन की क्षारीयता का क्रम हमें समझना है। फिर कुछ बातें मैं आपको और समझाऊंगा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, टॉपिक क्या अपना, एल्किल एमीन की क्षारीयता का क्रम। क्या लिखा है? एल्किल एमीन की क्षारीयता होता है एल्किल एमीन की क्षारीयता का क्रम। तो अब देखो यहाँ से आपको क्या समझना है कि एल्किल एमीन के लिए आपको दो कंडीशन आपको समझनी है। पहले समझा देता हूँ, फिर एक साथ बोर्ड पे लिखा दूंगा। समझने के लिए थोड़ा सा माइंड अपना यूज करना कि एक तो हम बात करेंगे एमीन की क्षारीयता कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में, और दूसरी बात हम करेंगे एमीन की क्षारीयता जलीय विलयन में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एमीन की क्षारीयता को हम दो कंडीशन में खेल रहे हैं, गैसीय अवस्था में और जलीय विलयन में एमीन की क्षारीयता। अब यहाँ से आपको एक इफेक्ट बता दूँ कि गैसीय अवस्था की जब हम बात करते हैं तो गैसीय अवस्था में एमीन की क्षारीयता केवल एक कारक से प्रभावित होती है, जो है आपका पैनिक प्रभाव। क्या लिखा मैंने? पैनिक प्रभाव। गैसीय अवस्था में एमीन की जो क्षारीयता कौन से कारक से प्रभावित होती है? केवल पैनिक प्रभाव से। लेकिन जलीय विलयन में अगर देखा जाए तो एमीन की क्षारीयता दो कारक से प्रभावित होगी। एक तो होती है आपके पैनिक प्रभाव और दूसरे को हम बोलते हैं त्रिविम विन्यास या त्रिविम बाधा। दूसरे को हम क्या बोलते हैं कि जलीय विलयन में अगर एमीन है, जलीय विलयन मतलब विलयन अवस्था में अगर एमीन है तो उसकी जो क्षारीयता है वो दो कारकों से प्रभावित होगी। एक कारक है पैनिक प्रभाव और दूसरा कारक है त्रिविम विन्यास या बाधा। अब सुनना यहाँ पे पैनिक प्रभाव क्या होता है कि सीधी सी बात है कि जब आप एल्किल एमीन को लिखोगे तो ये लिखोगे RNH2, और आप सब जानते हो कि जो एल्किल समूह है वो कौन सा पैनिक प्रभाव दर्शाता है? वो +I प्रभाव दर्शाता है। कौन सा प्रभाव? +I प्रभाव। अब यहाँ पर आप दो शब्द सुनते तो होता है +I प्रभाव और एक होता है -I प्रभाव। तो एल्किल समूह है एथिल मेथिल प्रोपिल, ये कौन सा प्रभाव? +I। और +I प्रभाव का मतलब अपने जो बंध गए इलेक्ट्रॉन है वो अगले की ओर विस्थापित कर देते हैं। तो +I प्रभाव के कारण बंध गए इलेक्ट्रॉन किधर होंगे? नाइट्रोजन की ओर। तो नाइट्रोजन पर देखो पहले से तो लोन पेयर है और बंध के इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा तो ये आसानी से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर पाएगा। और ये कौन सी प्रकृति दर्शाएगा? क्षारीय प्रकृति। सीधी सी बात है कि जेब में पैसे ज़्यादा होंगे तो किसी को देने में प्रॉब्लम नहीं है, जब जेब भी अपनी खाली हो तो फिर सवाल ही नहीं है। तो होता क्या है कि इस नाइट्रोजन पर जितने ज़्यादा एल्किल समूह जुड़ेंगे मतलब उतना ज़्यादा +I प्रभाव होगा, और +I प्रभाव ज़्यादा होगा तो नाइट्रोजन पर क्या बढ़ेगा? आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व। और नाइट्रोजन पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा उतनी आसानी से ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करेगा? त्याग करेगा। और जितनी आसानी से त्याग करेगा उतना ज़्यादा ये क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। अब यहाँ से आपको समझना क्या है कि ये एमीन तो आपका प्राथमिक एमीन है, ये एमीन तो क्या है?
प्राथमिक एमीन है। द्वितीयक एमीन में 2 आर आएंगे, तृतीयक एमीन में कितने आर आएंगे? 3 आर आएंगे। तो मैंने कहा कि आर की संख्या बढ़ने का मतलब प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, और प्लस आई प्रभाव बढ़ने का मतलब कौन सा गुण बढ़ेगा? क्षारीय गुण बढ़ेगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हमें इसकी लैंग्वेज से कोई लेन देन नहीं है। तो आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि गैसीय अवस्था में केवल कौन सा प्रभाव लागू होगा? पैरणिक प्रभाव। तो यहाँ 3 एमीन होंगे, एक तो RNH2 प्राथमिक एमीन, एक RNHR द्वितीयक एमीन, और एक मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया है कौन सा एमीन? तृतीयक एमीन। अब देखो इसमें केवल ये R अपना लोन पे इसको देगा, द्वितीयक एमीन में दोनों R देंगे, तृतीयक एमीन में तीनों। तो सीधी सी बात है कि अगर इन तीनों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन से नाइट्रोजन पे होगा? इस पे होगा। अर्थात जब एमीन कौन सी अवस्था में हो? गैसीय अवस्था में, तो सबसे अधिक क्षारीय कौन सा एमीन होगा? तृतीयक एमीन होगा। उससे कम द्वितीयक एमीन होगा, और उससे भी सबसे कम कौन सा होगा? प्राथमिक एमीन। तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, ये बात आप बिल्कुल माइंड में रट लेना, सेट कर लेना, लॉक कर लेना अपने माइंड के अंदर ये बात कि गैसीय अवस्था में एल्किल एमीन की क्षारीयता का क्रम पूछा जाए तो सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होगा? तृतीयक एमीन, उससे कम द्वितीयक एमीन, और उससे कम कौन सा होगा? प्राथमिक एमीन होगा। ये बात आपके लागू हो गई। अब हम बात करते हैं, उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अब यहाँ पे हम बात करें, लेकिन जब एमीन विलयन अवस्था में हो या जलीय विलयन के रूप में हो तो उस पर 2 प्रभाव लागू होते हैं। एक क्या होता है? पैरणिक प्रभाव, और दूसरा होता है त्रिविम विन्यास बाधा, या त्रिविम विन्यास या त्रिविम बाधा बोल देते हैं। अब देखो पैरणिक प्रभाव लागू होगा तो बात बेटा आपकी ये लागू होगी कि सबसे अधिक कौन सा एमीन होगा क्षारीय? सबसे अधिक कौन होगा? तृतीयक एमीन, उससे कम द्वितीयक एमीन, उससे कम प्राथमिक एमीन। लेकिन जलीय विलयन में एक कारक और साथ में प्रभावित होता है जिसको हम बोलते हैं त्रिविम विन्यास बाधा। क्या बोलते हैं? त्रिविम विन्यास या त्रिविम बाधा। अब सीधी सी बात है कि कोई गरीब आया, आपको उसको पैसे देने हैं, लेकिन बाजार में ज़्यादा भीड़ है। अब भीड़ ज़्यादा होगी तो आपको पता कि आप फर्श निकालोगे तो कोई ना कोई छीन के ले जाएगा। तो उस कंडीशन में आप वो उसको दान देना चाहते हो, वो दोगे नहीं। वही कंडीशन यहाँ होती है कि त्रिविम बाधा का मतलब क्या होता है कि एल्किल समूह जितने ज़्यादा होंगे, जैसे यहाँ पर हम समझते हैं। अब त्रिविम विन्यास पे हो जाओ, यहाँ पर है RNH2, तो इस नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर त्याग करना है, तो इसकी तरफ एक ही आ तो ये आसानी से अपना लोन पेयर क्या करेगा? त्याग कर देगा। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो इस नाइट्रोजन को कितने एल्किल समूह ने घेर लिया? 2 ने घेर लिया। अब 2 ने घेर लिया तो 2 आगे, तो देने में प्रॉब्लम आएगी। और फिर एक लिख दिया तृतीयक एमीन। अब तृतीयक एमीन का मतलब कितनी कंडीशन से गिर गया? तीनों तरफ से। तो देखा जाए तो त्रिविम विन्यास या त्रिविम बाधा का मतलब है कि जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, नाइट्रोजन को अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने में परेशानी होगी, और परेशानी होने का मतलब क्षारीयता कम होगी। अब विशेष बात, अगर पैरणिक प्रभाव देखा जाए तो तृतीयक एमीन सबसे अधिक क्षारीय, द्वितीयक एमीन उससे कम, प्राथमिक एमीन उससे कम। लेकिन अगर त्रिविम विन्यास या त्रिविम बाधा को देखा जाए तो तृतीयक एमीन वाला एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सबसे कम होता है, द्वितीयक एमीन उससे ज़्यादा दे पाएगा, और प्राथमिक एमीन सबसे ज़्यादा। तो अगर त्रिविम विन्यास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में अधिक क्षारीय कौन सा होगा? आपका प्राथमिक एमीन। तो उल्टा हो गया। अब जलीय विलयन में 2 कारक प्रभावित हो गए, ये बोल रहा राइट चलो और ये बोल रहा लेफ्ट चलो, तो दोनों का मिला जुला प्रभाव देखा जाए जलीय विलयन के लिए। सुने ना, जलीय विलयन में अब जब हम क्षारीयता निकालेंगे तो दोनों को मिला के निकालेंगे, और दोनों को मिला के देखा जाए तो सबसे उपयुक्त कंडीशन ये होती है कि जो द्वितीयक एमीन होता है 2 डिग्री एमीन बोलते हैं, वो सबसे अधिक क्षारीय होगा, उसके बाद 1 डिग्री एमीन होगा, और सबसे कम कौन सा? तृतीयक एमीन।
ये कंडीशन कब आपको याद करनी है, जब आपका विलयन कैसा हो, जलीय विलयन, या एमीन कौन सी अवस्था में है, विलयन अवस्था में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझा दूंगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है। कन्फ्यूजन होता है, गलती करेंगे, तो समझना क्या था वो देखो यहाँ पे कि एमीन की क्षारीयता की हम बात कर रहे हैं। क्षारीयता का मतलब होता है कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एमीन में ये नाइट्रोजन परमाणु जितना आसानी से अपना लोन पेयर देगा, ये उतना अधिक क्षारीय होगा। अब ये लोन पेयर कब देगा? अब सीधी सी बात है कि हमें किसी के पास पैसे देने, कम पैसे होंगे तो हम देंगे नहीं, और पैसे हमारे पास ज़्यादा तो भाई थोड़ा सा तू भी ले जा। तो यहाँ पर पेरणिक प्रभाव क्या करता है, नाइट्रोजन पर अगर प्लस आई प्रभाव वाले समूह जुड़े हो तो नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ता है, तो वो इलेक्ट्रॉन का दान आसानी से कर सकता है। तो पेरणिक प्रभाव केवल पेरणिक प्रभाव लागू होता है कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में, जिसके कारण तृतीयक एमीन सबसे अधिक क्षारीय, द्वितीयक एमीन उससे कम और प्राथमिक एमीन सबसे कम होता है। लेकिन जैसे ही एमीन की जलीय विलयन में या विलयन अवस्था में अगर हम एमीन की बात करें तो उस पर दो कारक लागू हो गए, पेरणिक प्रभाव और त्रिविम विन्यास। तो पेरणिक प्रभाव तो सेम ऐसा का ऐसा होगा, लेकिन त्रिविम बाधा जस्ट इसकी उल्टी है। अब सीधी सी बात है कि आपके चारों ओर ज़्यादा समूह हो जाएंगे तो आपको देने में प्रॉब्लम आएगी, तो क्षारीयता क्या होगी, घटेगी। तो अब इन दोनों को अगर मिला जुला कर देखा जाए, इन दोनों को मिला जुला कर देखा जाए तो सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होगा, द्वितीयक एमीन 2 डिग्री एमीन, उससे कम 1 डिग्री मतलब प्राथमिक एमीन, और सबसे कम तृतीयक एमीन या जिसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। तो एमीन की क्षारीयता का क्रम जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो विशेषकर देख लेना कौन सा पूछा है, गैसीय अवस्था के लिए पूछा है या जलीय विलयन के लिए पूछा है। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हो, सीधा आपको एमीन दे दिया और पूछ लिया कि इसकी क्षारीयता का क्रम क्या है, तो मैं आपको यहाँ 2-3 एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, एज इट इज़ आपको वो याद करके जाना है और वैसा का वैसा मान लिख के आना है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, क्या याद करना है, तो इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने समझा दिया था। और पूरा लास्ट में मैं आपको 3 क्वेश्चन लिखाऊंगा, उसमें इनके सबके आंसर आ जाएंगे, जहाँ से आपको क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन के रूप में लिख रहा हूँ कि निम्न यौगिकों की क्षारीयता का क्रम, निम्न यौगिकों की क्षारीयता का क्रम। देखो पहली कंडीशन, पहला क्वेश्चन कि ये ले रहे हैं कि जैसे एक तो मैंने ले दिया CH3 NH CH3, कौन सा एमीन हुआ, द्वितीयक एमीन है, और इसमें देखो एल्किल समूह के रूप में आपने क्या लिया है, मैथिल। अब देखो इस NH के दोनों तरफ 2 CH3, तो चाहे तो इस द्वितीयक एमीन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 होल ट्वाइस NH, द्वितीयक एमीन CH3 NH2, कौन सा एमीन, प्राथमिक एमीन CH3 होल ट्राइस N, कौन सा एमीन, तृतीयक एमीन, और सबसे लास्ट में मैंने यह लिख दिया NH3 अमोनिया, क्योंकि अमोनिया भी क्या होता है, क्षारीय तो होता है, और अमोनिया से हम इन एमीन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ से आप बात सुनना कि यदि एल्किल समूह के रूप में, यहाँ लिख दूँ, यदि एल्किल समूह के रूप में मैंने क्या ले लिया, CH3। अब ये चारों कंपाउंड आपको दे दिए, ये तो मैंने क्रमवाइज लिखे, आपको पूछा जाएगा कि इनको क्षारीयता के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो देखो 2 डिग्री वाला एमीन सबसे अधिक होगा, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, और सबसे कम अमोनिया। ये कब है, जब R के स्थान पर, R के स्थान पर, किसके स्थान पे, फिर से समझा दूं कि आप भी लिखते हो RNH2 ये प्राथमिक एमीन, R2NH द्वितीयक एमीन, R3N तृतीयक एमीन और अमोनिया। तो यहाँ R के स्थान पे मैंने कौन सा समूह ले लिया, मैथिल समूह ले लिया। तो यहाँ आपको याद करना है कि इनमें सबसे अधिक कौन सा होता है, द्वितीयक एमीन। इसका मैं एक तरीका लिख रहा हूँ आपको, आप ऐसे याद करना है, यदि एल्किल समूह के रूप में अगर आपने मैथिल लिया है तो इसका फॉर्मूला याद कर लेना 21-30, बिल्कुल इससे नहीं बोलोगे।
अगर एल्किल समूह के रूप में आपने मेथिल लिया है तो क्षारीयता का क्रम क्या याद करना, 21 30। तो का मतलब 2 डिग्री एमीन सबसे अधिक क्षारीय होगा, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री और सबसे कम 0 का मतलब अमोनिया। कुछ क्वेश्चन नहीं है तो 0 का मतलब क्या याद कर लिया, अमोनिया। तो अब ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये इनकी क्षारीयता का क्रम है। अब इसको आप याद कर लोगे तो मुझे पता है कि चाहे कुछ भी पूछा जाए आप ये आंसर करके आ जाओगे। अगले की बात करें। अब मैंने क्या किया, इस बार मेथिल के स्थान पे एथिल ले लिया। मेथिल के स्थान पे क्या ले रहा हूँ, एथिल C2H5। तो क्या कंडीशन आती है, C2H5 होल ट्वाइस NH, C2 फिर C2H5NH2 और फिर अमोनिया और फिर C2H5 होल ट्राइस N। ध्यान रखना CH3CH2 को क्या बोलते हैं आप, एथिल। तो R का मान एल्किल समूह जब बड़ा होगा तो त्रिविम विन्यास या त्रिविम बाधा ज़्यादा आएगी, तो देने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपने एथिल लिया, क्या लिया एथिल, तो सबसे अधिक होता है आपका 2 डिग्री एमीन, उससे कम 1 डिग्री एमीन, उससे कम अमोनिया और सबसे कम 3 डिग्री एमीन। तो इसको याद करने का तरीका आप क्या लोगे, 2103। बिल्कुल माइंड में लॉक कर लेना इन दो चीज़ों को जो मैंने आपको बता दी है कि यदि एमीन की क्षारीयता का क्रम पूछे तो आपको ये या तो ये दिया जाएगा या ये दिया जाएगा। तो माइंड में क्लियर कर लेना कि अगर मेटल समूह लिखा हुआ है, मेटल समूह जुड़ा हुआ है, तो सबसे अधिक क्षारीय इनका क्रम याद था 2130। लेकिन अगर मेथिल के स्थान पे अगर आपने एथिल लिया है तो क्रम क्या रहेगा, 2103। 2103 इतना तो आप याद कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। इसके बाद अब देखो आगे, तीसरा में स्पेशल है कि एक तो मैंने लिख दिया RNH2, एक लिख दिया मैंने अमोनिया और एक मैंने क्या कर दिया, बेंजीन वाले के ऊपर NH2। यहां से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है बेटा। RNH2 को आप क्या बोलते हो, एल्किल एमीन। NH3 को क्या बोलते हो, अमोनिया। और बेंजीन वाले के ऊपर NH2 हो तो नाम मैंने बता रखा था क्या होता है, एनिलीन। बेंजीन वाले के ऊपर अगर NH2 जुड़ा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एनिलीन। अब क्वेश्चन आएगा कि इन तीनों में, तो ध्यान रखना, इन तीनों में सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होता है, एल्किल एमीन, उससे कम अमोनिया और एनिलीन होता है वो सबसे कम क्षारीय होता है। इन तीनों की बात करें तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया बोर्ड एग्जाम में वो बता दूं मैं। एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय होता है, क्यों? बड़ा ध्यान, आज की इस ऑनलाइन क्लास के लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनिलीन। क्या लिखा है, एनिलीन। एनिलीन की अनुनादी संरचना पढ़ेंगे, तो उस ऑनलाइन क्लास को लास्ट अटेंड करना। क्या लेंगे, एनिलीन की अनुनादी संरचना, जहाँ से तो लगभग पूछ लिया जाता है और अपने बोर्ड एग्जाम में एक ना एक अनुनादी संरचना जरूर पूछी जाती। तो ये दो क्वेश्चन तक क्रम तो ये हो गया कि सबसे अधिक एल्किल एमीन और अमोनिया। तो ये तो है कि एल्किल एमीन और अमोनिया में अधिक क्षारीय कौन होता है, एल्किल एमीन। अमोनिया और एनिलीन में अधिक क्षारीय कौन होगा, अमोनिया, अर्थात एनिलीन क्या होगा, कम क्षारीय। तो इनके क्वेश्चन आते हैं और इनका आंसर क्या लिखना है वो आंसर मैं आपको लिखाऊंगा। तो उम्मीद है कि इसको आप यहाँ से आसानी से याद कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप होता है, आने के बाद अब गलती नहीं होनी चाहिए इतना बताने के
बात। बेटा पढ़ा नहीं है वो क्वेश्चन गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आती हुई चीज़ अगर गलत हो जाए, पढ़िए फिर गलत हो जाए, तो इससे बड़े हम बेवकूफ़ फिर कोई नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डिटेल से लिखवा देता हूँ कि दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हमें आंसर क्या लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 कि एल्किल एमीन। अब ध्यान रखना, जरूरी नहीं एग्जाम में एल्किल एमीन लिखा है, ये भी आ सकता है मेथिल एमीन, एथिल एमीन। हाँ तो एल्किल एमीन तो वो भी लिखा हुआ आ सकता है कि बोले गुरुजी आ बात तो माना बताई को नहीं था, कदा बोल दो। एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? तो मैंने फिर से रिपीट कर दूँ, समझ जाओगे कि जरूरी नहीं है एल्किल एमीन शब्द लिखा हुआ है, एज इट इज की कोई गारंटी नहीं है बेटा। तो क्या लिखा हुआ सकता है? एथिल, मेथिल। तो इसके आंसर में देखो बेटा पहले दोनों की स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि एल्किल एमीन का मतलब क्या हुआ? RNH2। अमोनिया का मतलब NH3 होता है, अमोनिया का मतलब NH3। अब बेटा NH3 अमोनिया को भी मैं इसकी तरह लिख दूं तो क्या तरीका हो जाएगा? HNH2। ये अंतर है। अब मैंने आपको आज ही जब अपनी क्लास चले तो मैंने आपको कहा था कि जो क्षारीय गुण का मतलब सीधी सी बात है कि इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज़्यादा होगा उतनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। सीधी सी बात है, जेब में जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतने हम डोनेट कर सकते हैं। तो वही बात है कि नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जितना ज़्यादा होगा क्षारीय गुण उतने ज़्यादा होंगे। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो ना तो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है ना माइनस आई प्रभाव दर्शाता है, तो हाइड्रोजन तो नॉर्मल कंडीशन है, तो ये तो दोनों की नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब आपने इसमें आर जोड़ दिया तो आर क्या दर्शाएगा? प्लस आई, और प्लस आई प्रभाव के कारण एल्किल समूह के दो आंसर क्या लिखोगे? एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण एल्किल एमीन में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इस कारण से ये आसानी से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। इसी कारण से ये अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, क्योंकि अमोनिया में ऐसा प्लस आई प्रभाव वाला कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं होता। क्या होता है? तो इस स्ट्रक्चर को तो आप ऐसे बना दोगे। अब इसका क्षारीय में भी ये बता दें कि दोनों में अधिक क्षारीय गुण एल्किल एमीन। तो आंसर क्या लिखेंगे कि एल्किल एमीन में एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण, एल्किल एमीन में एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण एल्किल एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय होता है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वहाँ पर अब हमने को 2-3 चीज़ें और सीखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन समझना कि देखो एनिलीन अमोनिया से
कम क्षारीय होता है क्यों? मतलब ज़्यादा क्षारीय कौन होगा? अमोनिया, और एनिलीन कम होता है। तो कहीं ये क्वेश्चन आ जाए कि अमोनिया एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है, सर थकराए को नहीं, तो अब बात नहीं आनी चाहिए, तो समझदार हो इतना तो कि एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय होता है क्यों। तो स्ट्रक्चर पे आते हैं हम इसके कि बेटा एनिलीन की, पहले चलो अमोनिया बना देता हूँ। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, और एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा होता है? NH2। बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा होता है? NH2। बेटा एक चीज़ बता दूँ आपको, इसका क्या नाम होता है आपका? एनिलीन। इसको अगर नॉर्मली हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? एरिल एमीन। क्या लिखेंगे? एरिल एमीन। तो कहीं पर ये नहीं क्वेश्चन में एनिलीन लिखा हो, क्या लिखा हुआ सकता है? एरिल, बेंजीन वाले, इसलिए एरिल एमीन। ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें तो कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर गौर से देखोगे तो इस पर ये फेनिल समूह जुड़ा हुआ है। बेंजीन वाले C6H5 बोले तो फेनिल समूह है। अब एक बात और सुना, C6H5 डैश कौन सा समूह जुड़ा होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? फेनिल समूह। बेटा जो फेनिल समूह होता है वो -I प्रभाव दर्शाता है। जो +I प्रभाव होता है वो तो देगा, और -I प्रभाव होगा वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। तो ये तो उल्टा काम कर रहा है कि अगर इस एमीन के साथ ये फेनिल समूह जुड़ा है तो ये कौन सा प्रभाव दर्शा रहा है? -I, और -I प्रभाव का मतलब बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। तो जब ये अपनी ओर खींचेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा? कम। तो दोनों की तुलना देखोगे तो इस पे ये जो नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन घनत्व वो कम हो जाएगा, और इसका वैसा का वैसा है। तो देखा जाए तो ये अधिक क्षारीय होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि एनिलीन अनुनादी संरचना दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अब कुछ बच्चे जो कंटिन्यू क्लास से नहीं ली होगी शुरुआत से, उनके कन्फ्यूजन आ जाएगा कि ये अनुनादी संरचना क्या होती है। बेटा अनुनादी संरचना के कारण एनिलीन की अनुनादी संरचना के कारण ये जो लोन पेयर है वो बेंजीन वाले में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो देने के लिए इसके पास लोन पेयर ही नहीं बचता, तो कहाँ से ये क्षारीय गुण दर्शाएगा? तो यहाँ से दोनों आंसर है वो इसके लिखने। ये अनुनादी संरचना क्या है वो अलग से अच्छा क्वेश्चन आता है कि एनिलीन की क्या बनाओ अनुनादी संरचना, तो ये अलग से मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे हम पहले वो बात कर लेते हैं कि एनिलीन में फेनिल समूह है, एनिलीन में फेनिल समूह है, -I प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है तथा एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग ले लेता है, जिसके कारण एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय होता है। अब ये अनुनादी संरचना वाली बात क्या है वो मैं आपको अलग से यहाँ पर पूरा डिटेल से समझाऊंगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं एनिलीन की अनुनादी संरचना।
तो एनिलीन की अनुनादी संरचना, बेटा अनुनादी संरचना अगर आपने हो तो आपने फिनोल की, फिनोक्साइड आयन की या क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना भी पढ़ी हुई है। सेम उसी की तरह नाममात्र का कुछ चेंजिंग है। ये देखा गया है कि अनुनादी संरचना जब बोर्ड पे हम बच्चों को समझाते हैं तो समझाने के बाद भी उनको समझ में कम आता है। तो पहले मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ, फिर समझ में नहीं आए तो उसको याद करने का तरीका बता दूंगा जिससे आप उसको ईजिली याद कर लोगे। तो टेंशन नहीं करनी, पहले हम समझ लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है, और उसके बाद में उसका आपको तरीका बताऊंगा, उससे आप उसको ईजिली याद कर लोगे। तो अपना टॉपिक क्या है? एनिलीन की अनुनादी संरचना। एनिलीन की अनुनादी संरचना। सबसे पहले तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, एनिलीन का मतलब क्या है। बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ना है आपको? NH2। तो ये मैंने यहाँ बना दिया, ये बेंजीन वाले बना दिए बेटा यहाँ पे, और इस बेंजीन वाले के सिर के ऊपर किसको बिठा दिया? NH2 को बिठा दिया। अब यहाँ से क्या बातें पकड़नी है? सबसे पहले इस बेंजीन की स्ट्रक्चर हम ऐसे न बना के ऐसे बंद वाली बना दी, ठीक है। अब सुनना, बात करें जो कार्बन है, कार्बन में कितने बंद बनाता है? कार्बन 4 बंद बनाता है, जानते हो। अब देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो बंद 4 ही बनते हैं। ये जो हमने बिंदु बनाए हैं ये आप सब जानते हो, बेंजीन का मतलब ये सब क्या है? कार्बन है, और कार्बन के बंद कितने होते हैं? 4। अब जो 4 में से काउंट करना, ये एक बंद, ये जैसे ये 1 2 3 4, यहाँ तो 4 बंद है। फिर से रिपीट करो, समझने की कोशिश करना। 1 2 3 4 बंद है, लेकिन यहाँ देखो एक बंद, ये 2 और 3, इधर 3 है। तो जहाँ पर आपको 3 बंद नजर आ रहे हैं वहाँ पर ऑटोमेटिक मान लेना एक हाइड्रोजन है। जहाँ पर जहाँ 4 बंद है चारों समझ जुड़ गए, और जहाँ पर बंद कम है उसका मतलब वहाँ पर क्या उपस्थित है? वहाँ पे हाइड्रोजन उपस्थित है। अब होता क्या है एनिलीन में कि इस नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। एक बात और, किसी भी बंध को बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है कि ये जो लोन पेयर है वो यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ पे। जैसे ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ एक बंध का निर्माण हो जाएगा। तो देखो कंडीशन समझना यहाँ पे क्या होता है। तो आपकी ये कंडीशन थी NH2, और यहाँ पर ये लिखा था ऐसे। तो क्या कहा आपने? ये लोन पेयर कहाँ आया? यहाँ। तो यहाँ लोन पेयर आते ही क्या बन गया? एक बंद और बन गया। जैसे आपने यहाँ पर एक बंद बना लिया तो कुल बंद काउंट कर लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अब आप जानते हो कार्बन में 5 बंद पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि ये वाला बंद है, ये बंद टूटकर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। पहली बात तो हुआ क्या कि इसने अपना लोन पेयर यहाँ दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और इस वाले बंद के इलेक्ट्रॉन जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो कंडीशन क्या आएगी वो समझो। तो हुआ क्या, जैसे ये लोन पेयर यहाँ आया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, इसने अपना लोन पेयर त्याग कर दिया तो इस पर किसका निशान आ गया? प्लस का। और यहाँ वाला बंद था वो बंद टूट गया और उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों यहाँ आ गए, तो इस पर किसका निशान आ गया? माइनस का। और यहाँ पर जो ये बंद टूटा और इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इस कंडीशन में क्या होता है? आगे चलता है, इस यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आए थे, या इसको आप चाहो तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लो कि ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस का निशान शो कर रहे हैं। अब ये दोनों जो एक लोन पेयर है वो यहाँ बंद बनाएगा। अब यहाँ बंद बनाएगा तो जैसे ये दोनों यहाँ पर आएंगे तो यहाँ बंद बनेगा। तो देखो यहाँ बंद करूँगा 1 2 3 है और एक हाइड्रोजन 4। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बंद बनाएंगे तो यहाँ इस कार्बन पे बंद की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो ये बंद टूट जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। फिर से एक बात कह दूँ मैं आपको, टेंशन नहीं लेनी है, समझ में तरीका बता रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ। फिर लास्ट में मैं जैसे बताऊंगा उससे तो आपको बिल्कुल ईजिली याद हो जाएगा। पहले हम समझ ले ऐसा होता कैसे। बाकी अगर रटन विद्या वाला काम हो तो वो तो 2 मिनट में हो जाएगा। लास्ट में अच्छा सा तरीका जिससे आपको ये आसानी से अनुनादी संरचना याद हो जाएगी। हाँ, तो ये कंडीशन आ गई।
अब क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर आया तो ये बंद तो यहाँ बन गया, इस बंद में था, और इस बंद के कौन सा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और किसका निशान, माइनस का। नेक्स्ट वाली कंडीशन की अगर जब हम बात करें, नेक्स्ट वाली कंडीशन की बात करें तो नेक्स्ट पद में क्या होगा अब कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ बंद बनेगा, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन टूट के कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। तो आपकी स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, ऐसे। NH2, और बेटा ध्यान रखना कि यहाँ पर किसका निशान है, प्लस का। अब क्या हुआ कि ये तो ऐसा ही था कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड बन गया, और जैसे ही ये यहाँ पर आया तो यहाँ किसका, दोनों लोन पेयर यहाँ पर आएंगे, तो कंडीशन आपकी ये लोन पेयर और ये माइनस का निशान। फिर से मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ जो आपको समझ में आ जाए। तो होता क्या है कि जैसे ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड टूट के इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। अब लास्ट वाले पद में क्या होगा कि ये लोन पेयर यहाँ था, ये लोन पेयर कहाँ बंद बनाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ बंद की संख्या 5 हो जाएगी, तो ये वाला डबल बॉन्ड टूट के वापस ऊपर चला जाएगा। तो कंडीशन आपकी NH2 ये लोन पेयर आ गया, और यहाँ पर आपकी जो कंडीशन थी वो इस प्रकार की बन गई है। तो इसको बोलते हैं एनिलीन की अनुनादी संरचना। में एक बार समझा दूं, उसके बाद वापस से इसको मैं पूरा रिपीट कर दूंगा। करना क्या है, होता क्या है कि बेंजीन में ये जो डबल बॉन्ड होते हैं वो एकांत क्रम में होते हैं, और यहाँ लोन पेयर होता है, जिसके कारण ये अनुनादी संरचना रिप्रेजेंट करता है, वो मैंने समझा दी है। अब यहाँ तो थोड़ा मैंने जल्दीबाजी में बताया, तो अब इसको मैं याद कैसे करना वो समझो। जब भी किसी कंपाउंड की इस प्रकार की संरचना आती है, रोटेशन बिल्कुल सेम सा है, जब भी इस प्रकार की किसी कंपाउंड की आपसे अनुनादी संरचना पूछी जाती है तो याद रखना कितनी बनेगी, 5 बनेगी। कितनी बनेगी, 5। अब देखो यहाँ पे तो 5 बननी है, तो मैंने क्या किया सुन लो। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख दिया NH2, और ये बना दिया आपकी अनुनादी संरचना इस प्रकार से, ये एक हो गई। अब ऐसी कितनी बनानी है, 4 और, एक तो हो गई, 4 और बनानी है, और चारों में डबल बॉन्ड में लगाना बीच में NH2, NH2, NH2 और NH2। कितनी बना दी आपने बेटा, 5 बन गई। अब आप ऊपर वाली और इस स्ट्रक्चर को देखो, ऊपर वाली में ये संरचना और ये संरचना बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर एक चीज़ का है कि इसमें डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट है और इसमें डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट है, कोई अंतर नहीं है। तो आपको क्या करना है, अनुनादी संरचना कितनी बना दी ऐसी, 5। पहली कंडीशन ये कर दी। अब लास्ट वाली बनाओगे तो क्या करोगे, इसको एक लाइन यहाँ खींच दी, ये लाइन यहाँ खींच दी और ये लाइन यहाँ खींच दी। जब नाइट्रोजन पे इन दोनों पे लोन पेयर है तो इनमें तो प्रॉब्लम आई नहीं कि ये आपने एनिलीन बनाया, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ से था तो इसमें डबल बॉन्ड कहाँ से कर दिया, इसके एक आगे से घुमा दोगे। अब कितनी बच गई, 3। अब इन 3 को कैसे बनाएंगे, सबसे पहली बात होता क्या है अनुनादी संरचना में कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको देगा, यहाँ पर, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर इसको देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और नाइट्रोजन पे किसका निशान आएगा, प्लस का। तो सेम तीनों कंडीशन में चलेगी, तो तीनों में क्या होगा कि यहाँ तीनों कंडीशन में यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे किसका निशान आ जाएगा, प्लस का। बिल्कुल इजीली याद हो जाएगी, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हो गई। अब आपको क्या करना है सुन लो कि गौर से एक बार सुनना, इस एनिलीन की स्ट्रक्चर पर ना तो प्लस है ना माइनस है, उदासीन है, अर्थात इसमें जितनी भी संरचना बनेगी वो सब उदासीन बनेगी, अर्थात इन पे प्लस आया है तो एक एक माइनस का निशान भी आएगा। तो याद कर रखना कि पहली और लास्ट वाली जो अनुनादी संरचना है वो तो सेम रहेगी, बाकी बची 3 को कैसे याद करना है, लोन पेयर यहाँ आएगा तो तीनों में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और लोन पेयर का त्याग कर दिया तो किसका निशान आ गया, प्लस का। अब सुनो गौर से बात, ये संरचना उदासीन, इस पर कोई प्लस माइनस नहीं है, अर्थात ये भी उदासीन होगी, अर्थात इस पर प्लस आया तो माइनस भी आएगा। अब याद क्या करना है, एक बार माइनस का निशान यहाँ लगाना है, दूसरी बार माइनस का निशान यहाँ लगाना है, और तीसरी बार माइनस का निशान यहाँ लगाना है। बेटा इतना तो याद कर सकते हो आराम से कि एक बार माइनस का निशान हमने यहाँ लगा दिया, दूसरी बार माइनस का निशान यहाँ पे लगा लिया, और तीसरी बार माइनस का निशान यहाँ पे लगा दिया। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके,
बिल्कुल याद करना, जब भी किसी की भी अनुनादित संरचना बनाओगे एक बार माइनस का निशान यहाँ पे, दूसरी बार माइनस का निशान यहाँ पे और तीसरी बार माइनस का निशान यहाँ पे। अब बात क्या याद करनी है, माइनस के निशान के पास में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। जैसे इससे मैच कर लो, इसमें माइनस का निशान यहाँ लगाया तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो इसको ऐसे बना दो। हो गया। इसमें देखो माइनस का निशान कहाँ लगाया, यहाँ पर, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो ये कंडीशन। अब सीधी बात है कि इसमें माइनस का निशान यहाँ आ गया तो बंद कहाँ आएंगे, आमने सामने। ऊपर वाली और स्ट्रक्चर देख लेना, बिल्कुल सेम बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, अब करना क्या है, अब हमें यहाँ पर ये लोन पेयर घूमते हुए दिखाना है। लोन पेयर कैसे गति करता है, तो इसको आप यहाँ से गौर से समझने की कोशिश करना। क्या हुआ, ये लोन पेयर यहाँ पर आया तो ये बंद टूट के यहाँ पर आ गया, तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ पर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ पर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये यहाँ पर जाएगा तो ये स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। और जब भी अनुनादित संरचना बनाओ तो दोनों के बीच में द्विमुख वाले तीर का निशान हम जरूर लगाते हैं, द्विमुख वाले तीर का निशान हम लगाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल आपको ये याद करनी है। तरीका मैंने बता दिया, फिर से मैं 2 मिनट के लिए रिपीट कर दूं। करना क्या है, जो अनुनादित संरचना आपको जिसकी बनानी है, कितनी बनाओगे, 5। पहली और लास्ट वाली क्या रहेगी, सेम। केवल स्थिति क्या है, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ से आता है तो इसमें डबल बॉन्ड एक आगे से स्टार्ट कर दो। कितनी बची, 3। अब आप क्या करोगे, लोन पेयर का त्याग करोगे तो सीधी बात है बची तीनों में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऊपर किसका निशान आ गया, प्लस का। ठीक है, इसके बाद एक बार माइनस का निशान यहाँ लगाओगे, दूसरी बार माइनस का निशान यहाँ पे और तीसरी बार माइनस का निशान यहाँ पे। अब माइनस के निशान के पास में क्या नहीं आएगा, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो इसको बना लोगे। बाद में इलेक्ट्रॉन को घुमाना नहीं भी घुमाओगे तो इतने से अपने काम चल जाएगा। तो ये हमने क्या पढ़ा है, एनिलीन की अनुनादी संरचना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आज की ये ऑनलाइन क्लास हम बेटा यहीं समाप्त करते हैं। इस एनिलीन की अनुनादित संरचना बनाना नहीं समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि कल की ऑनलाइन क्लास में मैं फिर से बता दूंगा एकदम सिंपल तरीके से, धीरे धीरे, कि एनिलीन की अनुनादित संरचना हमें कैसे बनानी है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।